नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड या टॉपिक नंबर थर्ड में गर्भशादी जो चैप्टर का नाम है या इस टॉपिक का नाम है उसके अंतर्गत अब जो है हम लोग आज कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र पढ़ेंगे। मीन्स व्हाट इज शुक्र, अबाउट शुक्र मीन्स शुक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन किए हैं आयुर्वेद में, किस तरह से धातु बोला गया है, किस तरह से क्या बोला गया है, इसके बारे में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एक टॉपिक है, छोटा सा एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड शोणित। कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र और शोणित के बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले शुक्र के बारे में देखेंगे कि किस तरह से शुक्र का अबाउट शुक्र यहाँ वर्णन किया गया है। तो हम लोग बात करते हैं कि शुक्र जो है एज ए धातु भी है। तो सब लोग पढ़ते हैं कि शरीर में धातुएं कितनी होती हैं, तो धातुएं होती है 7। तो उसमें देखते हैं हम लोग कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 7वें नंबर की धातु जो लास्ट धातु है वो शुक्र कही जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये शुक्र धातु है। इसका मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों पाया जा रहा है। जबकि हम लोग जब सिंपली जो शुक्र एज ए इन द फॉर्म ऑफ शुक्र फॉर द गर्भ के प्रकरण में देखें तो शुक्र क्या है, जो पुरुष का पार्ट है। इसका मतलब कि जो शुक्र गर्भ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहीं अलग है, और जो शुक्र जो है शरीर को धारण कर रहा है, शुक्र एज ए धातु, वो अलग है। तो उसी के बारे में देखेंगे। शुक्र, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र, एक्चुअली शुक्र है क्या, किस तरह से बातें कर रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जो शरीर में धातुएं होती है 7, तो 7वें नंबर की शुक्र धातु है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें शुक्र एज ए धातु देखना चाहिए कि शुक्र को हम लोग धातु कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे कि शुक्र एक धातु है। तो अबाउट धातु मीन शुक्र धातु, शुक्र एज द धातु। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। जैसा कि पता है धातु, अगर आयुर्वेदिक लिटरेचर में बात करें तो धातु का क्या अर्थ होता है कि जो टर्म धातु है, धातु क्या करती है, धारण करती है, मीन्स होल्ड करती है, शरीर को धारण करती है या होल्ड करती है। साथ ही साथ क्या होती है, धारण के साथ साथ पोषण भी करती है। तो हम लोग देखते हैं कि शुक्र जो धातु होती है, या सिंपली जो धातु टर्म है, उसको धातु को हम लोग अगर टिश्यू कहें तो टिश्यू क्या होती है, शुक्र जो या सिंपली धातु है वो धारण और पोषण दोनों का कार्य करती है। तो यहाँ पर लिखा गया है इन आयुर्वेदिक लिटरेचर, मीन्स हम लोग आयुर्वेद से संबंधित बात कर रहे हैं। शुक्र एज द धातु, हम लोग आयुर्वेद में ही बात करते हैं कि धातुएं 7 होती है। उन 7 धातुओं में से जो लास्ट धातु शुक्र है, वहां पर बात कर रहे हैं कि इन आयुर्वेदिक लिटरेचर द टर्म धातु, पहले हम लोग धातु को एक्सप्लेन करेंगे। शुक्र एज द धातु, तो हम लोग धातु के बारे में जानते हैं कि धातु, इसको हम लोग टिश्यू भी बोलते हैं। धातु का मतलब टिश्यू। तो धातु क्या है, टिश्यू, दैट इज इसका क्या फंक्शन है, धारण एवं पोषण। तो धारण का मतलब होता है कि होल्ड, मियरली होल्ड मीन्स होल्ड, और पोषण का मतलब होता है नरिशमेंट। तो धारण का मतलब होता है उसको होल्ड करता है, शरीर को धारण करता है, और साथ ही साथ पोषण करता है, मीन्स नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक धातु दूसरे धातु की पोषण का कार्य करती है, अर्थात अपने पहले की धातु के बेसिस पे नेक्स्ट धातु का निर्माण होता है। तो धातु पोषण न्याय की बात भी हम लोग उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे शुक्र एज ए धातु, मीन्स धातु का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू क्या है, या सिंपली धातु क्या है, धारण और पोषण, मीन्स शरीर को धारण करती है, साथ ही साथ अन्य धातुओं का और शरीर का पोषण करती है। अगर आप बात करते हैं, अभी धातु की बात किया, अब करते हैं शुक्र धातु। तो शुक्र धातु जो कि 7वीं धातु है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके हिसाब से देखें कि अगर हम लोग धातु को टिश्यू बोल रहे हैं, इसका मतलब जो शुक्र धातु है वो क्या करता है, जर्माइनल एपिथेलियम। तो शुक्र धातु को हम लोग क्या कह सकते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र धातु को हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके फिर 2 काम हो जाते हैं। जैसा कि धातु के काम है धारण और पोषण, ये धारण और पोषण दोनों का काम करती है। धारण किसका करती है, शरीर का धारण करती है। क्योंकि जैसे कहते हैं शुक्र क्षय के लक्षण बताए गए हैं। शुक्र क्षय
यह शुक्र जो होता है कि शरीर को जब तक शरीर में रहता है तब तक मनुष्य स्वस्थ रहता है। शुक्र क्षय के बाद मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हर एक धातु का अपना एक प्रमाण बताया गया होगा और उस प्रमाण में रहते हुए मनुष्य को स्वास्थ्य की कंडीशन में बनाए रखता है। तो यहाँ देख रहे होंगे शुक्र धातु जर्मन को हम लोग जर्मानियल एपिथेलियम से इंडिकेट कर रहे हैं और इसके दो कार्य हैं, धारण और पोषण। धारण किसका कर रहा है? शरीर का। पोषण किसका कर रहा है? गर्भ का। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा गर्भ का पोषण कैसे कर रहा है। गर्भ का निर्माण की हम लोग बात किए हैं इससे पहले। तो गर्भ के निर्माण किससे होता है? शुक्र और शोणित, मीन्स शुक्र प्लस शोणित, शुक्र प्लस शोणित के संयोग से। तो यहाँ पर शोणित की शुक्र की सहायता से ही गर्भ का निर्माण हो रहा है। एक तरह से गर्भ का पोषण किसके थ्रू हो रहा है? इसी शुक्र की वजह से हो रहा है, इसलिए गर्भ का पोषण हो गया। उसके बाद देखेंगे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि शुक्र एज ए धातु। तो शुक्र धातु क्या है? जर्मानियल एपिथेलियम कह सकते हैं। जर्मानियल एपिथेलियम क्या होता है? एक तरह से धारण और पोषण का कार्य करता है। तो शुक्र एज ए धातु की बात हो गई है। उसी में हम लोग कुछ अदर जो लर्नर हैं, स्कॉलर हैं, जो कुछ अदर विद्वान कहते हैं कि शुक्र धातु को उन्होंने किस रूप में बोला है? तो उन्होंने बोला है कि शुक्र धातु क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कुछ अदर विद्वानों का मत है। तो ये इनसे थोड़ा सा वेरी करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जर्मानियल एपिथेलियम की बात किया था कि शुक्र धातु एज ए जर्मानियल एपिथेलियम, बट यहाँ पर कुछ अदर जो साइंटिस्ट हैं या भी सम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि शुक्र क्या है? एज ए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? कंट्रोल द गोनेडिक एक्टिविटी। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है कि वो गोनेडिक जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करता है? आल्सो प्रमोट द गोनेडिक एक्टिविटी। मीन्स जो गोनेड्स होते हैं मेल और फीमेल में, उसके जो गोनेडिक एक्टिविटी होती है, डिफरेंट सिक्रीशंस होते हैं, वो एक्टिविटी के साथ साथ क्या करता है? आल्सो प्रमोट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो देख रहे होंगे ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी है वो क्या कर रहा है कि एक तरह से हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग को भी मेंटेन करता है, साथ ही साथ क्या होता है? गोनेडिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने शुक्र एज द धातु के बारे में बात कर लिया। अब उसी के पहले हम लोग आते हैं, दूसरा पॉइंट देखेंगे, शुद्ध शुक्र का स्वरूप। अब यहाँ पर जो गोनेडिक एक्टिविटी की क्रिया हो रही है, मीन्स गोनेडिक एक्टिविटीज के थ्रू जो भी सिक्रेशंस होते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग शुद्ध शुक्र का स्वरूप। तो शुद्ध शुक्र का स्वरूप के बारे में देखते हैं कि यहाँ स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधिगंधी च शुक्रम इच्छन्तु केचित्तु तैल छौद्र निभम तथा। तो यहाँ पर देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर 2 में सुश्रुत शारीर के दूसरे नंबर के जो श्लोक चैप्टर है, अर्थात शुद्ध शुक्र शोणित शुद्धि शारीर अध्याय के अंतर्गत उन्होंने कहा है स्फटिकाभम। तो यहाँ देखेंगे स्फटिकाभम, तो पहला टर्म है स्फटिक की आभा के समान। स्फटिकाभम मतलब क्या हो जाएगा? स्फटिकाभम, इसका मतलब होता है कि स्फटिक, स्फटिक की आभा। आभा मीन्स होता है उसकी तरह चमक, मीन्स स्फटिक की तरह श्वेत, ठीक है ना? स्फटिक की आभा के समान, आभा के समान। जो स्फटिक होता है श्वेत वर्ण का होता है, उसी तरह से शुक्र भी श्वेत स्फटिक की आभा के समान अर्थात श्वेत होता है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट देखेंगे द्रवम। तो ये द्रव रूप में होता है, मीन्स कि ये द्रव रूप में होता है। तो कलर क्या था? स्फटिक की आभा, ये था कलर, एक तरह से ये था कलर। दूसरा क्या है कि द्रव है, द्रव के साथ साथ इसमें देखेंगे इसका टच कैसा है। टच देखेंगे तो स्निग्ध है, मीन्स उसको अगर टच किया जाए तो स्निग्धता होती है उसमें। तो ये है आपका स्निग्ध। टच क्या है? स्निग्ध द्रव, स्निग्ध, क्योंकि द्रव है और इसकी टच क्या है? स्निग्ध है। उसके बाद देखेंगे इसमें मधुर, इसका जो मधुर है एक मधुर गंधी है, एक मधुर है दूसरा एक मधुर गंधी, मधुगंधी। तो मधुर क्या है? उसका टेस्ट है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा है?
मधुर है, मीन्स स्वीट है, मधुर है मीठा है, और मधुर रस की उपस्थिति है, मधुर रस की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। तो टेस्ट क्या है, मधुर है, अर्थात मधुर रस की उपस्थिति है इसमें। उसके बाद देखें गंध, गंध कैसा है, मधु के समान, तो गंध स्मेल, तो गंध क्या है या स्मेल, स्मेल क्या है, मधु के समान। जिस तरह से शहद का गंध होता है, जिस तरह से शहद का गंध होता है उसी के समान इसका गंध है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो शुक्र होता है वहां पर कैसे कह सकते हैं कि मधुगंधी होता है। अगर किसी जगह पे शुक्र पड़ा हो तो वहां चींटियां पड़ी चली जाती हैं, वहां पर चींटियां उसके समीप जाती है, इसलिए समझते हैं कि यहाँ पर इसमें मधुर रस है और मधु के समान गंध है और सिद्ध होता है। तो यहाँ पर चींटियां इसकी तरफ आकर्षित होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये मधुर रस से युक्त है। इसके बाद हम लोग शुद्ध शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। शुद्ध शुक्र का स्वरूप कैसा होगा, तो आइए देखते हैं कि शुद्ध शुक्र के स्वरूप के बाद कुछ और भी बातें कर लेते हैं कि शुद्ध शुक्र क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कि यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे, इसकी उत्पत्ति, मीन्स ये उसकी जो शुद्ध शुक्र होता है वो 4 पाद वाला होता है, चतुष्पाद वाला। चतुष्पाद कहने का मतलब ये है कि इसमें जो महाभूत की उपस्थिति होती है वो आकाश महाभूत को छोड़कर से सभी महाभूत पाए जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध शुक्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुद्ध शुक्र जो है चतुष्पाद वाला होता है, मीन 4 पाद होते हैं, इसमें आकाश महाभूत नहीं पाया जाता है, से सभी वायु अग्नि जल पृथ्वी महाभूत की उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कितने रसों से होती है, तो षड रस समुत्पन्न, ऐसा बोला कि 6 रसों से उत्पन्न होता है। मीन्स अगर पूछा जाए शुक्र की उत्पत्ति कितने रसों से होती है, तो आपका जवाब होगा 6 रस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इन 6 रसों से जो है शुक्र उत्पन्न होता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि मधुर रस बोला गया है तो मधुर रस से उत्पन्न की प्रधानता होगी, नहीं, उत्पत्ति जो होती है वो 6 रसों से होती है। लेकिन जो अगर उस शुक्र में रस की बात करेंगे, कौन सा रस पाया जाता है, तब बात करेंगे कि मधुर रस वाला होता है। अर्थात मधुर रस इसलिए होता है क्योंकि चींटियां इसकी तरफ आकर्षित होती है, मधुर रस की उपस्थिति के कारण ही चींटियां उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है कि ये 4 पदों से युक्त होता है, 4 पाद वाला होता है, आकाश महाभूत को छोड़कर, और 6 रसों से उत्पन्न होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उत्पन्न कितने रसों से होता है, 6 रसों से होता है, और ये तो पता ही है कि मधुर रस वाला होता है, जिसकी वजह से चींटियां आकर्षित होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो शुक्र होता है वो एज ए शुक्र धातु एक्सप्लेन किया, और साथ ही साथ जो है कि पुरुषों में शुक्र धातु का मतलब हो जाएगा स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, और जो शुक्र एज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्भ, मीन्स गर्भ के फॉर्मेशन के लिए जो है शुक्र है, वो हम लोगों ने स्वरूप देखा कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च केचित, जो कुछ अन्य के मत से तैल और छद्र के समान होता है। तो उसके बारे में हमने बात किया, मीन्स गर्भ के लिए रिस्पॉन्सिबल शुक्र के बारे में बात किया। साथ ही साथ शुक्र एज द धातु, मीन्स स्त्री और पुरुष मतलब दोनों के पर्पज से कि जो शरीर को धारण करता है, उस दोनों के विषय में बात कर लिया। शुक्र एज द शुक्र धातु एंड शुक्र एज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्भ, इसके बारे में बात कर लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस कर लेते हैं कि अल्टीमेट शुक्र को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो फाइनल टच दे रहा है शुक्र की तरफ। अभी इससे संबंधित शुक्र से संबंधित और भी चीजें आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र में ये छोटा सा पॉइंट एक और देख लेते हैं कि एनालिसिस अबाउट शुक्र। यहाँ देख रहे होंगे एनालिसिस अबाउट शुक्र क्या है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा शुक्र धातु, शुक्र को एज ए धातु माना पहला पॉइंट। तो उन्होंने कहा धातु का क्या काम था, धारण एवं पोषण। तो जो सिंपल जो धातु का काम होता है धारण एवं पोषण, तो शुक्र धातु का भी वही काम होगा, धारण एवं पोषण। दूसरा पॉइंट देखेंगे शुक्र धातु समस्त धातुओं का सार होता है। तो हम लोग कहते हैं गर्भ पोषण के समय अर्थात धातु निर्माण के समय कहते हैं कि जो पंचभौतिक आहार होता है, जब भी कोई व्यक्ति पंचभौतिक आहार का सेवन करता है
उस पे जब जठराग्नि की क्रिया होती है या अग्नि जठराग्नि की क्रिया होने के पश्चात उस पे आहार रस का निर्माण होता है। जब आहार रस जो है हृदय को प्राप्त होकर जिसका सर्कुलेशन होगा, आहार रस का जब सर्कुलेशन होगा तो संपूर्ण शरीर में विचरण करेगा और विभिन्न अग्नियों की क्रिया के पश्चात जो है रस का निर्माण होगा, रस धातु का निर्माण होगा। नेक्स्ट रस धातु के बाद रक्त धातु का निर्माण होगा, रक्ताग्नि की क्रिया के पश्चात मांसाग्नि की क्रिया के पश्चात मांस का। इसी तरह से एक एक करके धातु पोषण न्याय चलता रहता है और एक एक धातुओं का निर्माण होता है। और लास्ट में शुक्र धातु का शुक्र अग्नि की क्रिया के पश्चात शुक्र धातु का निर्माण होता है। इसलिए कह रहा है शुक्र धातु समस्त धातुओं का सार होता है। इसका मतलब कि जो लास्ट में जो धातु होती है वो शुक्र धातु है, जो कि समस्त धातुओं का सार कहा गया। शुक्र धातुओं को समस्त धातुओं का सार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इट इज द पोटेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू। समस्त धातुओं का सार बोला गया है, इसका मतलब कि इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। इट इज द पोटेंट पार्ट ऑफ द टिश्यू मीन्स इससे ज्यादा बहुत ज्यादा टिश्यू का निर्माण यहाँ इस लेवल से होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर शुक्र धातु का कर्म क्या है, धैर्यता। जिस व्यक्ति में शुद्ध शुक्र होते हैं या जो शुक्र धातु से परिपूर्ण होता है, जो व्यक्ति शुक्र सार से युक्त होता है, तो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे सार पढ़ेंगे तो डिफरेंट सार की बात करेंगे। रस सार की जगह त्वक सार कर देंगे, मान सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार। तो जो व्यक्ति शुक्र सार होता है उसमें क्या होता है, धैर्यता होती है, किसी भी कार्य के प्रति जल्दीबाजी नहीं होती है, धैर्य व्यक्ति धैर्यता बनाए रखता है। शूरता मीन्स होता है कि उसके अंदर अजीब सा साहस होता है, मीन्स बहुत साहस से युक्त होता है, उसको बोलते हैं शूरवीर। जो होता है योद्धा लोग, तो ये होते हैं शूरता। प्रीति मीन्स दूसरे के प्रति स्नेह होता है, दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, उसकी वजह से प्रीति। उत्साह होता है, हर्ष होता है, मीन्स उसमें खुशी होती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कार्य एनालिसिस एज ए शुक्र में देखेंगे। शुक्र में शरीर में बल एवं पुष्टि मीन्स जब शुक्र धातु अपने श्रेष्ठ फॉर्म में होती है तो क्या होता है कि शरीर में बल एवं पुष्टि संपूर्ण रूप से होती है। उसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट, तो जो हम लोग देखा कि गर्भ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है मीन्स जो शुक्र के स्वरूप की बात किया था, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च केचित् तैल छौद्र निभम तथा। तो इसका मतलब कि जो हम लोगों ने गर्भ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, गर्भोत्पत्ति के लिए बीज प्रदान करना, तो वही शुक्र है, शुक्र प्लस शोणित। तो यहाँ देखते हैं कि गर्भ का निर्माण कैसे होता है। गर्भ के लिए क्या होता है, शुक्र प्लस शोणित, इन दोनों के मिलने से ही गर्भ का निर्माण होता है। तो ये क्या है, दोनों बीज कहलाते हैं। तो ये दोनों बीज है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो है गर्भ का निर्माण होता है। तो गर्भोत्पत्ति के लिए बीज प्रोवाइड करना। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शुक्र का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है, बट अभी इसमें कुछ और भी चीजें बाकी हैं।